आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। 2025 का जून महीना पूरी दुनिया के लिए एक निर्णायक मोड़ बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा सीधा युद्ध। ईरान और इजराइल के बीच जून 2025 में शुरू हुआ सैन्य टकराव अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रही है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति, धर्म आधारित पक्षपात और भू राजनीतिक स्वार्थों की एक बड़ी परीक्षा भी बन चुकी है। मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई के बीच कुछ देश चुप हैं और कुछ मुखर हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प भूमिका उस देश की है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। जी हाँ, भारत। तो आज ईरान के इंडिया से रिश्ते, ट्रंप का बड़बोलापन, भारत का आधिकारिक स्टैंड फलस्तीन के साथ, लेकिन मोदी की करनी और कथनी में अंतर साफ दिखना, और ईरान इजराइल जंग में मोदी सरकार कहां खड़ी है, इसी के साथ ही भारत की चुप्पी, दोस्ती या फिर दोहरी नीति, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ईरान इजराइल युद्ध की पृष्ठभूमि को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। छोटे शब्दों में, ईरान और इजराइल के रिश्ते दशकों से कटु रहे हैं, लेकिन 2024 के अंत से लेकर जून 2025 तक इजराइल की फलस्तीन में लगातार सैन्य कार्रवाई, हजारों बेगुनाहों की मौत और ईरान समर्थित मिलिशियाओं पर हुए हमलों ने हालातों को युद्ध की ओर धकेल दिया है। और अब ईरान सीधे इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है, तो वहीं इजराइल की वायुसेना ने तेहरान और अन्य शहरों पर जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। परिस्थितियां हम सबके सामने हैं, लेकिन इन सब हालातों के बीच भारत की आधिकारिक स्थिति क्या हो जाती है? संतुलन या पाखंड? तो आपको मैं ये याद दिला दूं कि भारत की आधिकारिक स्थिति सालों से यही रही है कि वो फलस्तीन के साथ खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत हमेशा दो राष्ट्र सिद्धांत और फलस्तीनी स्वतंत्रता का समर्थक रहा है, लेकिन जब हम जून 2025 की जमीनी सच्चाई को देखें, धरातल पर तस्वीर को देखें, तो पाते हैं कि भारत की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आधिकारिक तौर पर भारत युद्ध पर चिंता व्यक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और कुछ नेताओं का इजराइल के प्रति झुकाव एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। ऐसे में ये पॉइंट उठता है कि मोदी और नेतन्याहू भाईचारे से आगे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां हमारे सामने हैं। लाखों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कैमरे पर दिखती जादू की झप्पी कोई नई बात नहीं है। हमने देखा है अक्सर मौकों पर, चाहे वो गुजरात की सैर हो या दिल्ली की गर्मजोशी, दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत समीकरण बेहद घनिष्ठ रहे हैं। इससे भी हम सब कहीं ना कहीं वाकिफ हैं, लेकिन यही समीकरण भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है। फलस्तीनी बच्चों की मौत पर मोदी की चुप्पी और इजराइल की तकनीक को लेकर भारत में हो रही प्रशंसा ने ये कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि भारत नीति अब तटस्थ नहीं रही है। अब बात ईरान से भारत के ऐतिहासिक रिश्तों की अगर करना भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है, क्योंकि ईरान और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रहे हैं। चाहे चाबहार पोर्ट हो या भारत की ऊर्जा सुरक्षा, ईरान भारत का एक अहम साझेदार रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की लॉबी में घिरते भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को सतही स्तर तक सीमित कर दिया है। जून 2025 के युद्ध में भारत ने अब तक ना तो ईरान की खुलकर निंदा की है और ना ही समर्थन किया है। क्या है ये? लेकिन मीडिया और डिजिटल स्पेस में झुकाव इजराइल की ओर ये साफ दिखाता है, जो नकारा नहीं जा सकता। इस बीच अगर डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका देखी जाए तो उस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। उनका बड़बोलापन, पश्चिमी पाखंड की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि कभी ट्रंप कहते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहता, मैंने ईरान के साथ वार्ता करने के दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता है। इस पूरे टकराव में कहीं ना कहीं स्थिति जो है, लेकिन उससे पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के वो बयान बताना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं, और जो ट्रंप का एक रवैया रहा है डिप्लोमेसी का, वो भी साफ तौर पर दिखाता है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ईरान के बारे में कई आइडिया है, लेकिन मैंने अपना अंतिम जो फैसला है, जो अंतिम क्षण में मैं लेता हूं। इसको क्या समझा जाए? वो अगला ट्वीट करते हैं कि मैंने ईरान पर हमला भी कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं।
मैं ईरान से वार्ता चाहता हूं, अगर 2 हफ्ते पहले वार्ता हो गई होती तो इतनी तबाही नहीं होती। वार्ता देर से भी की जा सकती है। तो ऐसे में उन्होंने एक मौका दिया है कि बातचीत करने का, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि परमाणु शक्तियां हासिल नहीं कर सकता है। ये जो दोहरा रवैया है ट्रंप का, नहीं समझ में आता है। इसके साथ ही उन्होंने इसके बाद एक और सोशल मीडिया पर बयान दिया। उन्होंने कहा, ट्रंप ने ये दावा किया है कि ईरान बातचीत करने के लिए व्हाइट हाउस आने को तैयार है, लेकिन इसी दावे का ईरान की तरफ से खंडन किया गया है। खंडन करते हुए ट्रंप के दावे का ईरान ने कहा है कि ईरान का किसी अधिकारी ने व्हाइट हाउस जाने की बात नहीं कही है। तो ऐसे में जो ट्रंप दावा कर रहे हैं उसको सीधे तौर पर नकार दिया गया है ईरान की तरफ से। वहीं पाकिस्तान की तरफ से युद्ध रोकने में आसिम मुनीर ने प्रभावशाली भूमिका निभाई, भारत की तरफ से मोदी ने भूमिका निभाई। ऐसे में मैंने युद्ध रुकवाया। तो देखिए, जिस तरह से ट्रंप के लगातार बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ा था, उस युद्ध के बीच उन्होंने ये कोशिश की है एक बार फिर से बताने की या जताने की कि जो युद्ध विराम लगा था, जो सीज फायर हुआ था, उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका रही है, उन्होंने ये कहा है। और अब इजराइल और ईरान के बीच जहां एक तरफ वो युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं, जहां वो एक तरफ ये ईरान को सीधे सीधे कह रहे हैं कि वार्ता के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि परमाणु शक्तियां हासिल ईरान नहीं कर सकता। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगला हम बयान जो सोशल मीडिया पर ट्रंप का घूम रहा है या सुर्खियां बटोर रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध रोकने को लेकर उन्होंने जिक्र किया। तो इस पर भारत सरकार की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि मोदी ने ट्रंप को कॉल कर साफ बता दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजवार कराने में ट्रंप का कोई रोल नहीं था। तो देखिए, भारत सरकार ने सीधे से नकारा है। और जब युद्ध की परिस्थितियां भी थी, उन परिस्थितियों के बीच भी जिस तरह से ट्रंप की डिप्लोमेसी देखी गई थी कि खुलकर वो भारत के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दिया था, तो ऐसे में अब एक बार फिर से ये भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि ट्रंप की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन ट्रंप ने ये 16वीं बार ऐसा कहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। इसके अलावा और भी बयान है ट्रंप के, जिसमें हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि मैंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ ईरानी मुद्दे पर चर्चा की है। आसिम मुनीर ने शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है ट्रंप का नाम। मेरी नेताओं से रोज बात होती है, मैंने उससे कहा है कि तुम जो कर रहे हो करते रहो। तो देखिए, एक तरफ वो ईरान को कहते हैं कि बातचीत का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, दूसरी तरफ वो नेताओं को कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहे। इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो ट्रंप ही जाने। लेकिन इस पूरे टकराव में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से केंद्र में आ गए। G7 सम्मेलन से ट्रंप का भागना और फिर ईरान को आतंकी देश करार देना सिर्फ एक तरफा बयानबाजी नहीं है, बल्कि पश्चिमी पाखंड की मिसाल है। ये नाटकीय है। ट्रंप खुलेआम इजराइल के पक्ष में बयान दे रहे हैं, लेकिन फलस्तीन के नरसंहार पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये डिप्लोमेसी क्यों? ये वही ट्रंप है जिन्होंने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, JCPOA परमाणु समझौते से बाहर निकले थे। अब उनके बयान सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अगर भारतीय मीडिया की बात की जाए तो उसका तो क्या ही कहना है। मोदी की गोद में बैठा प्रचार तंत्र कहीं ना कहीं वो बन चुका है। भारत की तथाकथित मुख्यधारा मीडिया यानी गोदी मीडिया ने इस युद्ध को भी हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। सुन लीजिए, गोदी मीडिया इजराइल को हाईटेक योद्धा और ईरान को आतंक समर्थक बताना अब रोजमर्रा की खबर बन गई है इन गोदी मीडिया वालों की। फिलिस्तीनी महिलाओं की जो चीखें हैं, बच्चों की लाशों की तस्वीरें अब TRP नहीं लाती, लेकिन इजराइल की मिसाइल तकनीक पर लंबी स्टोरी जो है वो बनाई जाती है। यही दोहरा मापदंड आम भारतीय की समझ को कहीं ना कहीं सीमित कर देता है। मेरा अगला पॉइंट है भारत की खामोशी और अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी। जी हाँ, 2025 के G7 सम्मेलन में जब मोदी को मंच पर जगह नहीं दी गई, तो ANI ने जो ट्वीट किया था उसे जल्द ही डिलीट करना पड़ा, जिसका जिक्र मैंने अपने पहले वीडियो में किया है। ये घटना भारत की गिरती हुई साख की ओर इशारा करती है। क्या ये चुप्पी भारत के उस विदेशी नीति सिद्धांत का हिस्सा है जो अब सिर्फ अमेरिका और इजराइल की परिक्रमा तक सिमट कर रह गया है? मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया और भारत का धर्मनिरपेक्षता टेस्ट पर अगर गौर किया जाए तो ईरान के साथ खड़े होने वाले देशों में कतर, तुर्की, यमन और कई मुस्लिम राष्ट्र शामिल हैं। भारत जो हमेशा धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देता है, इस मामले में बिल्कुल असहज हो गया है। भारत के 20 करोड़ मुस्लिम नागरिक जब फलस्तीनी जनसंहार पर सवाल उठाते हैं तो उनके सवालों को कट्टरता का टैग दे दिया जाता है। क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? यह सत्ता के लिए एक धार्मिक बहुसंख्यकवाद को संतुष्ट करने की कोशिश। सत्ता में बैठी राजदानों को ये मेरा सवाल है।
भारत ईरान व्यापार और चाबहार की कहानी में ही कहीं ना कहीं दिलचस्प हो जाती इन परिस्थितियों के बीच। दरअसल भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर निवेश किया ताकि पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाई जा सके। लेकिन अमेरिकी दबाव और इजराइल की दोस्ती में भारत ने इस प्रोजेक्ट को कई बार धीमा किया है। अब जब ईरान युद्ध की स्थिति में है, भारत का रुख भी ठंडा है, तो क्या ये वही भारत है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है? हमारी आज की चर्चा का निष्कर्ष कहीं ना कहीं यही निकलता है कि एक नया वैश्विक ध्रुवीकरण और भारत की दुविधा इसमें साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध एक भयानक मानवीय त्रासदी है, लेकिन उससे भी बड़ी त्रासदी है शक्तिशाली राष्ट्रों का पाखंड, उनका नाटक। भारत जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता रहा है, आज विदेशी दबाव और घरेलू ध्रुवीकरण की वजह से अपनी आत्मा खोता जा रहा है। नरेंद्र मोदी की इजराइल से मोहब्बत और ईरान से दूरी, फलस्तीन पर खामोशी ये दिखाती है कि अब भारत की विदेश नीति सिर्फ कूटनीतिक नहीं है बल्कि राजनीति से प्रेरित। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत को फिर से एक निष्पक्ष और नैतिक राष्ट्र बनना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ये शेयर कीजिएगा ताकि वो आवाजें जो दबा दी जाती हैं वो फिर गूंजे। इंसानियत को कोई धर्म नहीं होता, युद्ध में सिर्फ लाशें गिरती हैं, इसलिए इंसाफ की आवाज बनिए आप लोग, सच को समझिए, साझा कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।